हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डाउटनट, भारत का नंबर 1 चैनल। नीट की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए प्रस्तुत है वापस से हम। ठीक है जी। यहाँ पर बेटा जी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम टेबल आपको सभी को बता ही दिया गया था कल से। वेडनेसडे को मेरी क्लास होएगी। मैं जो चैप्टर लेकर आया हूं वो है श्वसन और गैसों का विनिमय। ये चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? हाँ जी, चलिए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आ जाएं और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। AR सोलंकी, कुलदीप शर्मा, वसुधा, स्वाति, कंचन, राज, तानिया, ओके जी, साक्षी, नेहा, राजकुमारी, पूजा, प्रिया, कंचन, आयुष, तानिया, नवीश, महजबीन, महिमा। ओके बेटा। ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा ये जो मानव कार्य की जो इकाई जो है 11वीं कक्षा की, आई नो कि अभी मैक्सिमम बच्चे जो 12th के हैं इस चैनल पर वो जो यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम है ना। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो बाद में भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं श्वसन और गैसों का विनिमय। बेटा ये चैप्टर जो है प्योरली हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में लेकर आया हूं, प्योरली हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा और अपनी जो टेंशन है ना उसको थोड़ा सा कम करते जाइएगा। आइए स्टार्ट करते बेटा। और जो भी कोई पूछे कि सर लाइव हैं, हाँ बेटा लाइव हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपका नाम पढ़ पा रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं आप सभी। चल, श्वसन और गैसों के विनिमय की बात करें, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन होएगा, थोड़ा सा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, सीधा। ठीक है। श्वसन स्टार्टिंग कैसे दे रखी है कि अगर हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा है। सोचो अगर मेरी कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं होती तो क्या मैं जिंदा हो पाता? मेरे अंदर ऊर्जा है, कहां पर है? मेरी कोशिकाओं में। वो ऊर्जा किस प्रक्रिया से बन रही है? सर श्वसन प्रक्रिया से बन रही है। यानी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देते हैं, जिससे मुक्त होती है क्या? एनर्जी। और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करती है क्या? कोशिका समस्त कार्य करने के लिए। श्वसन का मीनिंग क्या था? श्वसन, जो कई बच्चे सोचते हैं ये श्वसन नहीं है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? संवातन या श्वासन कहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्वासन कहते हैं। जो हमारे श्वसन का एक पहला चरण होता है जिसमें हम वायु को खींचते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। जो श्वसन का एक भाग होता है। श्वसन क्या होता है? सीधे तरीके से हमने ग्लूकोज को तोड़ा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, जल बनाया और क्या बना दी? एनर्जी। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? श्वसन, जो कोशिकाओं में होती है, जिसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसका एक चरण होता है। किसका? श्वसन का एक चरण होता है। कौन सा? हमारा श्वासन। श्वासन का मतलब होता है गैसों का एक्सचेंज, वायु को अंदर खींचना, वायु को बाहर भेजना। ये क्या कहलाता है? श्वासन कहलाता है। तो इस लाइन में सिर्फ इतनी सी बातें लिखी हुई हैं जो आपको समझनी है। क्या? श्वसन एक हमारी एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है जितनी भी कार्यविधि करनी होती है, चाहे उत्सर्जन करना हो, चाहे परिसंचरण करना हो, चाहे तंत्रिकीय नियंत्रण करना हो, चाहे गमन करना हो, संचलन करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और वो ऊर्जा हमें मिलती है कौन सी प्रक्रिया से? श्वसन प्रक्रिया से। लेकिन श्वसन करने के लिए पहला चरण जो होता है वो होता है गैसों का आदान प्रदान। किसके बीच में? हमारे फेफड़ों और वायुमंडल के बीच में। वायु बाहर से अंदर आती है फेफड़ों में, फेफड़ों से बाहर जाती है, यानी एक्सचेंज जो होता है किसका? गैसों का। फेफड़े और वायु के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? श्वासन बोलते हैं। सिंपल, वायु को खींचना, वायु को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासन कहलाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है श्वसन के अंग कौन से होते हैं? अलग अलग जीवों में श्वसन के अंग अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर आपने पॉइंट वाइज लिखते जाना है, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसी के हिसाब से आपने लिखते जाना है। क्या? जो हमारे निम्न अकशेरुकी होते हैं। कौन? जैसे हमारे स्पंज हो गए, हमारे सिलिंडरेट हो गए, हमारे चपटेक्रमी हो गए। कौन कौन? स्पंजेस हो गए, सिलिंडरेट हो गए और फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है। इनके अंदर कहां पर? त्वचा से ही। कहां पर? हमारी जो
गैसों का आदान प्रदान है वो शरीर की सतह से ही हो जाता है। तो लिखते जाइएगा साथ साथ। सबसे पहला किसके अंदर गुरु? सबसे पहला आपने याद रखना है निम्न कशेरुकी। निम्न कशेरुकी जो है उनके अंदर कौन कौन से? स्पंज, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा और फिर उसके बाद चपटे क्रमी जो है। ठीक है जी, इनके अंदर किसके द्वारा होता है? ये बिंदु दर बिंदु लिखते जाना। इनके अंदर किसके द्वारा होता है? शरीर की सतह के द्वारा, शरीर की सतह के द्वारा होता है। दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, ये आपने क्या पढ़ने? अंग पढ़ने, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले किसके अंदर? निम्न कशेरुकी, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कहां से हो रहा है? शरीर की सरफेस से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है केचुआ। प्रश्न पूछा जाएगा नीट में। केचुआ जो होता है उसमें किसके द्वारा होता है? एक लिसलिसी सी, एक चिपचिपी सी क्या मिल रही है? क्यूटिकल मिल रही है, जिसके द्वारा क्या होता है आपका? याद रखना है, भूल नहीं जाना है। क्या होता है? श्वसन का अंग है। किसमें? केचुआ जो होता है उस केचुए में किसके द्वारा होता है? याद रखना, किसके द्वारा? क्यूटिकल के द्वारा होता है। भूलना जाइएगा, क्यूटिकल एक आवरण है जो श्वसन में हेल्प करेगा, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करेगा। वहीं अगर कीड़ों की बात करें, कीटों की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ की अगर हम बात करते हैं, किसकी? कीटों की अगर हम बात करते हैं, कीटों की बात करते हैं तो उनमें क्या मिल रही है? श्वसन नलिकाएं मिलती हैं। क्या मिल रही हैं? श्वसन नलिका मिलती है, ट्रैकिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। श्वसन नलिकाएं मिल रही हैं, श्वसन नलिकाएं मिल रही हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसकी बात कर रखी है? जलीय आर्थ्रोपोड्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख कीटों की बात करी और कुछ कीट ऐसे भी होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं, जो कहां पर मिल रहे हैं? जल में मिल रहे हैं, यानी जलीय, जलीय आर्थ्रोपोडा की बात करी है। यानी कौन से? जलीय कीटों की भी बात कर दी, ऐसे कीट जो हमारे कहां पर मिलेंगे? जल में मिलेंगे। और मोलस्का की बात करी है, मोलस्का संघ। और आर्थ्रोपोडा में पर्टिकुलरली कौन सा? याद रखना है आपने, जलीय आर्थ्रोपोड। फोकस करिएगा एनसीईआरटी के एक एक शब्द पर। कौन सा? जलीय आर्थ्रोपोड। और मोलस्क में क्या मिल रहा है बेटा जी? क्लोम मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? गिल्स मिल रहे हैं। वहीं आपके मछलियों में भी क्या मिल रहे हैं? क्लोम मिल रहे हैं, यानी गिल्स मिल रहे हैं। तो यहां पर जलीय आर्थ्रोपोड हो गया, मोलस्क हो गया और मछलियां हो गई हैं। इन सभी में किसके द्वारा हो रहा है सर? इन सभी में किसके द्वारा हो रहा है? क्लोम के द्वारा हो रहा है। इन सभी में किसके द्वारा हो रहा है गुरु? इन सभी में क्लोम के द्वारा हो रहा है, याद रखना है। इन सभी में किसके द्वारा हो रहा है? क्लोम के द्वारा हो रहा है। हटाइए इसको। किसके द्वारा हो रहा है? क्लोम के द्वारा हो रहा है। क्लोम, जिसको आपने नाम सुना है, गिल्स बोला जाता है, गलफड़े भी बोल दिए जाते हैं। ठीक है, सो याद रखना, क्लोम के द्वारा हो रहा है। ठीक है जी, तो वापस से सुनिएगा। निम्न कशेरुकी, जिसमें आपके क्या आ जाता है? स्पंज आ गए, सिलेंट्रेट आ गए, चपटे क्रमी आ गए। दिमाग में आज में फिट कर लेनी है ये सारी की सारी बातें। निम्न कशेरुकी में कौन कौन से? पर्टिकुलरली स्पंज, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्पंज, सिलेंट्रेट और चपटे क्रमी में किसके द्वारा हो रहा है? शरीर की सतह के द्वारा हो रहा है। केंचुए में किसके द्वारा हो रहा है? क्यूटिकल के द्वारा हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान, यानी ये श्वसन अंग है। कीटों में कौन से कीटों में? स्थलीय कीटों में या वायवीय कीटों में किसके द्वारा हो रहा है? श्वसन नलिका, ट्रैकिया के द्वारा है। जलीय आर्थ्रोपोड, यानी ऐसे कीट जो जल में मिल रहे हैं, मोलस्क और मछलियों में किसके द्वारा हो रहा है? क्लोम के द्वारा हो रहा है। यहां तक की बात याद रखनी। कितने हो गए भैया? हमारे 4 हो गए हैं। अब इसके बाद बचते हैं कौन कौन सर? हमारे बच गए कौन कौन से? एक हमारे स्तनधारी बच गए, एक पक्षी बच गए, सरीसृप बच गए और उभयचर बच गए। कौन कौन से? यहां पर लिख देते हैं पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु है कौन कौन? हमारे उभयचर, हमारे सरीसृप, हमारे पक्षी और उसके बाद स्तनधारी। ठीक है जी, अब इनमें किसके द्वारा हो रहा है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इनमें सुविकसित क्या मिल रहे हैं? श्वसन अंग मिल रहे हैं, जिनका नाम होता है क्या? फेफड़े, जिनको हम बोलते हैं फुफ्फुस, जिनको हम फुफ्फुस, फेफड़े, लंग्स बोलते हैं। इनके द्वारा क्या हो रहा है? ये श्वसनीय अंग है जहां पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब स्टार बनाकर आपने लिखना है कौन सा? उभयचर, पर्टिकुलरली मेंढक।
मेंढक जो होता है, ये लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, पर्टिकुलरली उभयचर कौन सा, पर्टिकुलरली जैसे हमारे मेंढक की बात कर रखी है, जो अपनी त्वचा से भी कर सकता है और साथ साथ फेफड़ों से भी कर सकता है। यानी ये जो मेंढक जो है, ये अगर जल में होगा, किसमें होगा, जल में होगा, तो ये अपनी त्वचा से भी जो आर्द्र है, नमी से भरपूर है, इसके द्वारा भी वो क्या कर सकता है, गैसों का आदान प्रदान कर सकता है। और जब वो स्थल पर है तो वो अपने फेफड़ों का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज याद रखनी है आपने, पर्टिकुलरली मेंढक से कई बार नीट में प्रश्न पूछा गया है। जल में किसके द्वारा कर लेगा, ये त्वचा के द्वारा कर लेगा, और स्थल पर ये फेफड़ों के द्वारा। उभयचर फेफड़ों के द्वारा भी करते हैं, सरीसृप भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, स्तनधारी भी करते हैं। ये आपने श्वसन अंग याद रखने हैं, ठीक है। दिनेश सारन समझ में आ गया, लाइव हो क्या सर? हाँ जी बिल्कुल लाइव है, ठीक है। तो मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा के द्वारा, आर्द्र त्वचा के द्वारा भी क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है। ये सिंपल से बिंदु आपने याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और स्टार बनाकर मेंढक के बारे में याद रख लेना। केंचुआ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बनेगा कहां से बनेगा, एक तो बनता है यहां से, केंचुए से, केंचुआ मत भूल जाना, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरा, मेंढक मत भूल जाना, यहां से बनने की संभावना है। आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा केंचुए में, आर्द्र त्वचा के द्वारा आपके मेंढक में, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है मानव श्वसन तंत्र। किसकी बात करते हैं बेटा, हम मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं। तो हमारे श्वसन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र किससे बना होता है, ध्यान से सुनिएगा। मानव श्वसन तंत्र जो होता है वो दो चीजों से बना होता है। मानव श्वसन तंत्र जो है वो दो चीजों से बना हुआ है। कौन सी दो चीजों से, ध्यान से सुनिएगा। एक है श्वसन पथ, एक है श्वसन पथ, और एक है हमारे फेफड़े। ये हमारा अंग है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होएगा, और ये एक पथ है, एक पाथवे है जहां से वायु आएगी या निकलेगी। तो दो चीजें हैं जो हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण कर रही है, जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, श्वसन पथ की अगर हम बात करते हैं तो श्वसन पथ जो होता है वो किससे बना होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी भैया, बात तो नहीं कर रहे ना सर? बिहार बोर्ड के लिए क्लास है सर, यूपी बोर्ड के लिए क्लास है सर, कौन से बोर्ड के लिए क्लास है सर? इंग्लिश भी लिखा कीजिए, इंग्लिश की अलग क्लासेस होती है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि इंग्लिश भी लिख दूंगा। चल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। फेफड़ों को आप जानते हैं लंग्स कहते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा था, ठीक है बेटा। चलें आगे, यार लाइक नहीं ठोकते हो यार तुम लोग। चलिए, श्वसन पथ की बात कर रहे बेटा। श्वसन पथ जो होता है वो किस किस से बना होता है, एक सिंपल सा डायग्राम हम बनाएंगे। ये इस तरीके से, शाबाश, ये इस तरीके से, ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं इस तरीके से खड़ा हूं, मेरी नाक आगे है, इधर की तरफ है, यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए ये मेरा कौन सा भाग है, अधर है कि पृष्ठ है? जल्दी से आंसर आना चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर आना चाहिए। ये मेरा कौन सा भाग है, अधर है कि पृष्ठ है? जल्दी से आंसर आना चाहिए, कौन सा भाग है, अधर के पृष्ठ, डोर्सल के वेंट्रल, फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से। ये अधर भाग है कि पृष्ठ भाग है? सर अधर, 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 आधार नहीं, अधर, 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 अधर। और ये वाला कौन सा होता है, पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ। याद रखना, ये हमारा कौन सा है, अधर, और ये क्या है, पृष्ठ, ठीक है। चलें आगे। अब ये जो नाक जो है ये मेरी यहां पर दिखाई है, यानी मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ये मेरा अधर भाग है। यहां पर ये जो नाक जो है इसके अंदर छिद्र हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नासा छिद्र। ओके जनाब, जिसको हमने क्या बोल दिया है, नासा छिद्र बोल दिया है। अब इससे क्या आएगी सर, वायु आएगी। ये मेरा मुख है जिसमें ये ऊपर वाली होठ है, ये नीचे वाला होठ है, ये ऊपर वाला होठ है और ये नीचे वाला होठ है, ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, जरा इमेजिन कर, दिमाग लगा, यहां से वायु आएगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, नासा गुहा। इसका नाम क्या है, नासा गुहा। और यहां से हम भोजन भेज रहे हैं, इसका नाम क्या है, मुख गुहा। चलो सीधा सा। अब जरा सोच, नासा गुहा और मुख गुहा के बीच में
नासा गुहा और मुख गुहा के बीच में जरा अपनी जीभ को ऊपर की तरफ टच करिए, क्या कहलाता है? तालू कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? तालू, पैलेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तालू पीछे जाकर एक घंटी नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? युवुला बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? युवुला। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? युवुला कहते हैं या वेलम पैलेटी कहते हैं। ये एक प्रकार का कोमल तालु होता है। हमारे तालु जो होता है दो प्रकार के होते हैं, आगे वाला कठोर होता है, पीछे वाला कैसा होता है? झिल्ली में होता है। कठोर किसकी वजह से होता है? उसमें मिलती है हड्डियां, मैक्सिला, पैलेंटाइन, है ना। और खरगोश में मिलती है प्री मैक्सिला, मैक्सिला, पैलेंटाइन मिलती है। अभी सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं, तो वापस से सुन, फिर से ध्यान से सुन। मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये मेरी नाक के क्या है? दो छेद है, जिनको हमने बोल दिया नासा छिद्र। ओके, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। यहां से कहां जाएगी वायु? यहां जाएगी। इस जगह को क्या बोला? नासा गुहा, नेजल कैविटी। ये हमारा मुख है, मुख से क्या जाएगा? भोजन जाएगा। अब ये मुख गुहा और ये नासा गुहा के बीच में क्या मिल रहा है सर? तालु मिल रहा है। तालु जो है दो भागों में बटा हुआ है। आगे वाला तालु जो है वो कठोर है, पीछे वाला कोमल है। कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें मिल रही है हड्डियां। पीछे वाला कोमल क्यों है? क्योंकि उसमें नहीं मिल रही है हड्डियां। कोमल तालु पीछे जाकर लटक जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? युवुला। आपने शीशे के सामने खड़े होकर इस तरीके से आ किया होगा, एक घंटी सी लटकती हुई दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलम पैलेटी या युवुला कहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये मुख गुहा एक भाग में खुलती है। ये जो मुख गुहा जो है ये एक भाग में खुल रही है। ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं मुख ग्रसनी। ये वाला भाग क्या कहला रहा है? मुख ग्रसनी कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मुख ग्रसनी कहते हैं। और ये नासा गुहा जिस भाग में खुलती है इसको हम बोलते हैं नासा ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नासा ग्रसनी बोलते हैं। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, देखते कितने बच्चे मेरे को आंसर दे पाएंगे। फटाफट आंसर दीजिएगा। इस नासा ग्रसनी में एक नलिका आती है हमारे कान से होकर, कोई बच्चा मुझे बताएगा उसका नाम? ये जो नासा ग्रसनी है, इस नासा ग्रसनी में एक नलिका ऊपर से आती है, हमारे कान से होती हुई आती है, मध्य कर्ण से होती हुई आती है, मध्य कर्ण से होती हुई आती है। कोई मुझे उस नलिका का नाम बता पाएगा फटाफट? हाँ जी बताइए। एक ग्रसनी, एक नासा ग्रसनी में एक नलिका आ रही है, हमारे कर्ण से होती हुई आती है। वेल डन मंजू धाकड़, बहुत ही बढ़िया। रेहान पाशा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एपिकोटाइलर है भाई, कैसी बात कर रहा है? लिली झा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। फ्रेनुलम नहीं बेटा, फ्रेनुलम नहीं, उसको बोलते हैं यूस्टेकियन नलिका। याद रखना, क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन नलिका, जो वायु के दाब को नियंत्रित करती है। जब कर्ण पढ़ेंगे ना, कान पढ़ेंगे, तब बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, हमारा कान जो होता है उसके तीन भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंत्य कर्ण। तो मध्य कर्ण जो होता है उसमें क्या मिलती है? टिम्पैनिक झिल्ली मिलती है, कान का पर्दा मिलता है, उसके पास में तीन हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, और नीचे निकलती है एक नलिका जिसका नाम होता है यूस्टेकियन नलिका, जो अंत्य कर्ण और बाह्य कर्ण के बीच में वायु के दाब को क्या करती है? नियंत्रित करती है, यहां से आती है। आपने कई बार फील किया होगा, जब आप हिली स्टेशंस पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं, तो कान बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वायु के दाब का क्या किया जा रहा है? नियंत्रण किया जा रहा है एक नलिका के द्वारा, जिसका नाम होता है यूस्टेकियन नलिका, जो नासा ग्रसनी में आकर खुलती है। याद रखिएगा। चलिए, ये नासा ग्रसनी है, जिससे क्या आ रही है सर? वायु आ रही है। अब यहां से भोजन तो भेजोगे नहीं, क्या भेजोगे? वायु भेजोगे। सर ये मुख ग्रसनी है, जहां से क्या आ रहा है? भोजन आ रहा है। तो मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी आगे जाकर दोनों जुड़ जाती हैं, आगे जाकर ये दोनों जुड़ गई है। और ये भाग जो है, ध्यान से देखिए, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन जो है, इस भाग को हम बोल रहे हैं ग्रसनी। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? देखना, फील करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पकड़ना पड़ेगा बेटा। अगर मैं इसको ग्रसनी बोल रहा हूं, अंग्रेजी में बोलते हैं फेरिंग्स, अंग्रेजी में बोलते हैं फेरिंग्स, तो इमेजिन करिए फेरिंग्स दो भागों में बट गया। एक जो मुख गुहा की तरफ है, मुख ग्रसनी, एक जो नासा गुहा की तरफ है, नासा ग्रसनी। ये ग्रसनी जो यहां का भाग है, नासा ग्रसनी, ये जो इधर का भाग है, क्या कहला रही है? मुख ग्रसनी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा नीट में, बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया, सिंपल सा, हमारे श्वसन पथ का वो कौन सा भाग है जो कॉमन पाथवे है, समान पथ है भोजन और वायु के लिए? तो याद रखना, भोजन और वायु के लिए समान पथ कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। ये वो भाग है जिससे भोजन भी आता है और वायु भी आ रही है, यानी यहां पर भोजन भी आ रहा है और वायु भी आ रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं इस तरीके से खड़ा था, इस तरीके से खड़ा हूं, तो ये मेरा कौन सा भाग है? अधर। ये वाला कौन सा है? पृष्ठ। अब यहां पर दो नलिकाएं हैं, एक ये वाली नलिका जो अधर की तरफ है, आगे की तरफ है, ये वाली,
और एक ये वाली नलिका जो पीछे की तरफ है। तो अधर नलिका जो होती है ये श्वसन से संबंधित होती है, और जो पृष्ठ नलिका होती है ये पाचन से संबंधित होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको बोलते हैं ग्रसिका। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रसिका। क्या नाम दिया गुरु, ग्रसिका। ईसोफेगस बोलते हैं, खाद्य नलिका बोलते हैं। और ये वाली जो नलिका जो होती है, इसका स्टार्टिंग का पोर्शन जो होता है, ये स्टार्टिंग वाला भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, याद रखना। ये वाली तो ग्रसिका कहला रही है और ये वाली क्या कहला रही है, लैरिंग्स कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्वर पेटिका। याद रखना क्या नाम देते हैं, स्वर पेटिका। इस स्वर पेटिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि साउंड जनरेट जो होती है हमारे अंदर वो इसी भाग से होती है, इस वाले भाग से होती है। इसके अंदर क्या मिलती हैं, उपास्थियां मिलती हैं, अलग अलग 4 से 5 प्रकार के अंदर क्या मिलती हैं, उपास्थियां मिलती हैं, ठीक है। जिसमें से आपकी थायराइड, क्रेकॉइड, एरेटिनॉइड, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, अलग अलग प्रकार की यहां पर क्या मिलती है, कार्टिलेजेस मिलते हैं, यानी आपकी उपास्थियां मिलती हैं। अब इधर देखिएगा, ये जो नलिका जो है ये श्वसन से संबंधित है, ये जो नलिका है ये भोजन के पथ से संबंधित है। अब यहां से भोजन भी आ रहा है, वायु भी आ रही है, अब दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यहां पर एक ढक्कन मिलता है। क्या मिलता है गुरु, यहां पर एक ढक्कन मिलता है, और ये ढक्कन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एक नलिका को कवर करता है। ये वाली नलिका का छेद जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ये जो छिद्र जो होता है इसको हमने क्या नाम दिया है, ग्लॉटिस। और ये वाला जो होता है जिसको हम घांटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है, तो भोजन किधर चला जाता है, हमारी ग्रसिका में चला जाता है। चल, अब ये इस तरीके से कई प्रकार के कार्टिलेजेस होते हैं, इसको हमने क्या बोला है, लैरिंग्स। हम तो श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात तो कर नहीं रहे, तो वायु यहां चली जाएगी, हां चली जाएगी। अब ये कौन है बेटा, ये है लैरिंग्स, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्वर पेटिका नाम दिया है। अब ये जो लैरिंग्स जो होता है इस तरीके से, ये लैरिंग्स आ रहा है। कौन आ रहा है गुरु, ये हमारा लैरिंग्स। अब इस डायग्राम का आगे का पोर्शन जो है हम आगे बनाने वाले हैं। ये लैरिंग्स जो है आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, या मैं बोलूंगा ये लैरिंग्स आगे जाकर ये हमारी स्वर पेटिका जो थी, जिसको हमने क्या बोला था, स्वर पेटिका। ये स्वर पेटिका जो थी जिसमें कार्टिलेज मिल रहे थे, ये आगे जाकर एक नलिका में खुलते हैं। और ये जो नलिका जो होती है इसको हमने बोला है श्वास नलिका। इसको हमने क्या नाम दिया है, श्वास नलिका। स्वर पेटिका को हमने क्या नाम दिया अंग्रेजी में, लैरिंग्स, और इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करूंगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम स्वर पेटिका और कंठ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, कंठ भी बोल देते हैं। वापस से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, श्वसन पथ पढ़ रहे हैं, यानी वायु की बात करेंगे। तो वायु सबसे पहले किससे आएगी, सर नासा छिद्र से होती हुई यहां आई, कहां पर आई, नासा गुहा। नासा गुहा से होती हुई कहां पर गई, नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी से होती हुई कहां पर आई, ग्रसनी। ग्रसनी से होती हुई कहां पर आई, कंठ। कंठ से होती हुई नीचे जाएगी किसमें, श्वास नलिका। तो इतना सा पथ समझ में आ गया। बताइए अजय शर्मा, इतनी सी बात समझ में आ गई। पिंकी बहुत हंस रही हो, हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर वोकल कॉर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रू वोकल कॉर्ड होता है, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है। जिसमें से ट्रू जो होता है वो जनरेट करता है साउंड, और फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको नमी प्रदान करते हैं। एक पिंक कलर के होते हैं और एक येलो कलर के होते हैं। समझ में आ गया, डन। इतना डिटेल में कसम से हमारी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। अगर दे रखा होता तो बहुत मजा आता पढ़ाने में, अब दे ही नहीं रखा, क्या करें। और मैं जानता हूं आप जो अलग अलग कोचिंग्स के मॉड्यूल्स जब आप पढ़ते हैं तो उन मॉड्यूल्स में डिटेल में दिया हुआ है क्या, कि हमारे जो वोकल कॉर्ड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक वोकल कॉर्ड, वास्तविक जो है हमारी स्वर पेटिकाएं होती हैं, और एक आभासी होती है। एक ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसमें ट्रू जो होते हैं वो जनरेट करते हैं साउंड को, और फॉल्स जो होते हैं वो नमी प्रदान करते हैं ताकि वो ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। ठीक है जी, चलें। हाँ जी सर, प्रोटीन की खोज कौन, हम किया प्रोटीन की खोज कौन किया, हम किया। इधर देख, ध्यान से सुन, मैं पढ़ा रहा हूं श्वसन पथ कह रहा, प्रोटीन की खोज कौन किया। हाँ जी, बहुत सारे कार्टिलेज है दोस्त, इरम,
बहुत सारे कार्टिलेज है। कौन कौन सा? सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा होता है? यहां पर थायराइड कार्टिलेज होता है। लड़कों के अंदर ये होता है थायराइड कार्टिलेज, जो द्वितीय लैंगिक लक्षण जब उत्पन्न होते हैं तो ये फूल जाता है, और जब ये बढ़ जाता है तो इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़कों की साउंड जो होती है थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, जबकि लड़कियों की साउंड में वो हल्कापन रहता है। क्यों? क्योंकि वो फूलता नहीं है। कौन? थायराइड कार्टिलेज, जो यहां पर मिलता है। फिर उसके बाद क्रिकोइड, फिर एरेटेनॉइड, फिर कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, क्यूनिफॉर्म। तो कई 5 प्रकार के आपके क्या होते हैं? कार्टिलेजेस होते हैं। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे थे दोस्त, ये वाला भाग है कौन सा? स्वर पेटी का। ठीक है, स्वर उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। चलिए जी, इसमें क्या मिल रहे हैं? उपास्थियां मिल रही हैं, कार्टिलेजेस मिल रहे हैं, जिसको हमने लैरिंग्स बोला। इसके बाद अगला भाग जो है वो क्या है? श्वसन नलिका। ओके साहब, ये कौन है? हमारी श्वास नलिका, जिसको हमने क्या बोला है? ट्रैकिया। ये भी वायु ला रही है। अब ये ट्रैकिया 2 भागों में बट जाती है। ये ट्रैकिया 2 भागों में बट जाती है, और इन दोनों भागों को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। क्या नाम दिया है? प्राथमिक श्वसनी। फिर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से श्वसनी श्वसनी बढ़ती जा रही है। फिर श्वसनी किस में बट गई? सर श्वसनिका में। श्वसनी किस में बट गई? श्वसनिका में। प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, तृतीय श्वसनिका, और फिर लास्ट में मिलती है अंतस्थ श्वसनिका। क्या मिल रही है? अंतस्थ श्वसनिका। अभी मैं लिख दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ये थी अंतस्थ श्वसनिका, और अंतस्थ श्वसनिका लास्ट में जाकर एक गुब्बारे नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, और इन संरचनाओं को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या नाम दिया जाता है? कुपिका। क्या नाम दिया जा रहा है? कुपिका। अब मैं पूरे श्वसन पथ को एक साथ लिख रहा हूं, आप मेरी हेल्प करिएगा और मुझे बताइएगा कहां 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 कैसे कैसे। सबसे पहले मुझे बताइए, वायु कहां से कहां आई? सर नासा छिद्र से आई। नासा छिद्र से किस में गई? फटाफट आंसर आना चाहिए। नासा छिद्र से किस में गई? फटाफट। नासा छिद्र से किस में गई है? जल्दी से बताइएगा। नासा छिद्र से किस में गई है? नासा छिद्र के बाद कौन सा भाग था? नासा छिद्र के बाद, नासा छिद्र के बाद नासा गुहा। नासा गुहा के बाद नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी के बाद में सिंपल ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ग्रसिका लिखूं कि कंठ लिखूं? सर कंठ। कंठ के बाद में श्वास नलिका। श्वास नलिका से होती हुई प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी से होती हुई द्वितीय श्वसनी। द्वितीय श्वसनी। द्वितीय श्वसनी से होती हुई तृतीय श्वसनी। तृतीय श्वसनी से होती हुई प्राथमिक श्वसनिका। प्राथमिक श्वसनिका। सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये भी अभी लिख देता हूं। प्राथमिक श्वसनिका से द्वितीय श्वसनिका। प्राथमिक श्वसनिका से द्वितीय श्वसनिका। द्वितीय श्वसनिका से होती हुई तृतीय श्वसनिका। तृतीय श्वसनिका से होती हुई तृतीय श्वसनिका से होती हुई अंतस्थ। अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका से होती हुई कुपिका। अंतस्थ श्वसनी से होती हुई कुपिका। ठीक है। सो इस तरीके से ये परिवहन का मार्ग था। किसके? वायु के परिवहन का मार्ग था। ठीक है जी। हाँ जी, ये था हमारे वायु के परिवहन का मार्ग। अगर आप वापस से देखेंगे तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किससे आई? नासा छिद्र। नासा छिद्र से नासा गुहा। नासा गुहा से नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी से ग्रसनी। ग्रसनी से कंठ। कंठ से श्वास नलिका। श्वास नलिका जो है ये श्वास नलिका से होती हुई फिर प्राथमिक श्वसनी। ये प्राथमिक श्वसनी थी। प्राथमिक श्वसनी से होती हुई द्वितीय श्वसनी। द्वितीय श्वसनी से होती हुई तृतीय श्वसनी। तृतीय श्वसनी से होती हुई प्राथमिक श्वसनिका। प्राथमिक श्वसनिका से होती हुई द्वितीय श्वसनिका। द्वितीय श्वसनिका से होती हुई तृतीय श्वसनिका। तृतीय श्वसनिका से होती हुई अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका से होती हुई हमारी कुपिका। कुपिका की भी नलिकाएं होती है, एल्वियोलर डक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक होता है, फिर एल्वियोलाई खुलती है। ठीक है। सो बात जो थी इस तरीके से, ये जो परिवहन का मार्ग जो था, अब यहां से नीट में कहां से प्रश्न बनेगा ये समझने वाली बात है। ध्यान से सुनिएगा। हमारी एनसीईआरटी में जो बिंदु लिखे गए हैं उनको जरा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है
और आपको वो चीज याद रखनी है क्या, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये एक वर्ड लिखा हुआ जिसका नाम लिखा हुआ है चालन भाग। कहां लिखा हुआ है? चालन 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 भाग। हाँ जी, कहीं लिखा हुआ है चालन भाग, चालन भाग, चालन भाग। अरे किधर गया चालन भाग? चालन 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 चालन, विनिमय 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 विनिमय, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। चालन 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 चालन, अबे किधर गया अबे चालन? आपको दिखाई दे रहा है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अरे दिख जा भाई, दिख जा, दिखा। ये रहा, ये लिखा हुआ है विनिमय भाग, श्वसन या विनिमय भाग। पहला तो ये वर्ड याद रखना है। दूसरा चालन भाग, ये वर्ड। पहले तो इस वर्ड पर फोकस करिएगा। क्या? एक लिखा हुआ है श्वसन भाग या विनिमय भाग और एक लिखा हुआ है चालन भाग। अब कौन सा भाग है वो समझिएगा। क्या? नासा रंध्र या नासा छिद्र जिसको हमने बोला था, वहां से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग। कहां से कहां तक? नासा छिद्र, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, ग्रसनी कंठ, श्वास नलिका, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका और फिर अंतस्थ श्वसनिका। ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग जो है यहां से लेकर यहां तक का, ये पूरा यहां तक अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग जो है, ये क्या कहला रहा है? चालन भाग कहला रहा है। कंडक्टिंग जोन बोलते हैं इसको। हम क्या बोल रहे हैं? चालन भाग, कंडक्टिंग जोन, जहां से गैस आ रही है, वायु आ रही है। ठीक है। अब ये जो कुपिका वाला भाग जो होता है, इसको हमने क्या नाम दिया है? देखिए, वो नलिकाएं, या हम बोलेंगे जबकि कुपिका जो होती है और कुपिका की नलिकाएं जो होती है वो मिलकर क्या कहला रही है? श्वसन या विनिमय भाग। अब आप थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए। यहां से यहां तक क्या आ रही है? वायु आ रही है। क्या यहां से चलते 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 आई, यहां तक आई? हाँ। अब यहां से क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? एक्सचेंज जोन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंजिंग जोन। और ये क्या कहलाएगा? कंडक्टिंग जोन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? चालन भाग कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? आपका श्वसन भाग या विनिमय भाग कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इतनी सी बात समझ में आ गई है, कौन सा चालन भाग है और कौन सा श्वसन भाग है, याद रखिएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पर आपको याद रखना, ये जो हमारी श्वास नलिका जो थी ना, कौन सी? ये श्वास नलिका, श्वास नलिका दिख रही है। इस पर इस तरीके से, जैसे सपोज ये मेरी सपोज ये मेरी, कोई चाय पीकर यहीं पर रख गया, ये मान लो ये मेरी क्या है? श्वास नलिका है। ठीक है, ये मेरी श्वास नलिका है। अब इस श्वास नलिका को जब मैं देखता हूं तो इस पर ना इस तरीके से उपास्थि मिल रही है। कैसी उपास्थि मिल रही है? ऐसी। जरा देखना कैसे आकार की उपास्थि, सी आकार की कवर कर रही है इसको। सी आकार की क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। कैसे आकार की मिल रही है? सी आकार की क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। कैसे आकार की? ये हमारी श्वास नली है, इसको कवर करने वाली जो उपास्थि है उनका आकार कैसा है? सी आकार की क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। तो याद रखना, इस पर ऐसे 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 इस तरीके से क्या मिल रही है? सी आकार की क्या मिल रही है? आपने याद रखना है क्या मिल रही है? उपास्थियां मिल रही है। किस पर? श्वास नलिका जो है इस पर सी आकृति की क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। सी शेप क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। ये बिंदु भी याद रखना है। दूसरा बिंदु जो नीट में आपसे पूछा जा सकता है, ये हमारी जो श्वास नलिका जो थी ये दो भागों में विभाजित हो रही है, जिनको हमने क्या बोला था? प्राथमिक श्वसनी बोला है। हाँ सर बोला है। अब ये कहां पर विभाजित होती है, किधर की तरफ विभाजित होती है, ये प्रश्न पूछा जाएगा तुमसे। तो आप जब इस एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है यहां पर ये जो हमारी कौन सी बेटा, ये जो हमारी श्वास नलिका जो होती है, श्वास नलिका, ये क्या हो जाती है? दो भागों में बट जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। अब ये कहां पर बटती है? ध्यान से सुनना। पांचवी वक्षीय कशेरुकी के सामने।
ये कितने बच्चे समझ पाए जरा मुझे बताइएगा। पांचवी वक्षीय कशेरुकी के सामने बढ़ती है। यस, इनकम्प्लीट कार्टिलेज बोलते हैं। वेल डन। जरा मुझे बताइएगा फटाफट, ये पांचवी वक्षीय कशेरुक का मतलब क्या होएगा? अगर जिनको समझ में नहीं आया है तो इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, सीधी सी बात है, ध्यान से सुन। देख, ये मेरी श्वास, मैं इस तरीके से खड़ा हूं अभी, ये ऐसे ही खड़ा हूं इस तरीके से। मेरे पीछे क्या मिल रही है? रीढ़ की हड्डी मिल रही है। हाँ सर, ये रीढ़ की हड्डी मिल रही है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी जो मिल रही है, इस रीढ़ की हड्डी जो होती है, इस रीढ़ की हड्डी का नाम क्या होता है? मेरुदंड होता है कि मेरुरज्जु होता है? जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। मेरुदंड होता है कि मेरुरज्जु होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी जो होती है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं कि मेरुरज्जु बोलते हैं? जनाब जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट। इसको हम मेरुदंड बोलते हैं कि मेरुरज्जु बोलते हैं? अबान, मनीष सुलिया, रोहित परमार, गुड़िया, शुभम, हर्ष पांडे, बहुत ही बढ़िया। क्या बोलते हैं? पीकेएम चैनल कह रहे हैं सर इसको हम मेरुरज्जु बोलता है। अरे बांगड़ू, तूने पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी। इसका हम बोलते हैं मेरुदंड। क्या नाम देते हैं इसको? मेरुदंड बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी पूछ रहा हूं। मेरुरज्जु क्या होती है? तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाता है। तो याद रखना, यह है रीढ़ की हड्डियां, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुक दंड भी बोला जाता है। और इसके अंदर से तंत्रिकाओं का गुच्छा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, हड्डियां क्या है? मेरुदंड। तंत्रिकाओं का गुच्छा क्या कहला रहा है? मेरुरज्जु। आज के बाद भूल मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी मेरुदंड है और ये 5 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है गुरु? ये 5 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी हुई है सर? ये 5 भागों में बटी हुई है। कौन? मेरुदंड। कौन कौन से हैं ये 5 भाग? है सबसे पहला जो गर्दन के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल मत कर देना। क्या बोलते हैं? सर्विकल बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद होता है थोरैसिक, जिसको हम वक्षीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्षीय बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? लंबर। उसके बाद क्या होता है? लंबर, उरु बोलते हैं। उसके बाद होता है सैक्रम या सैक्रल, कटी बोलते हैं। और फिर उसके बाद होता है कॉकेक्स, पूंछ की हड्डी। याद रखिएगा। तो इस तरीके से 5 भागों में बटी होती है। यहां पर होती है 7 अस्थियां होती हैं टोटल गर्दन में, सर्विकल में। यहां होती है 12, यहां होती है 5, यहां होती है 1, यहां होती है 1, जब हम वयस्क अवस्था में हैं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो यहां पर कितनी होती है? 5 होती है, जो फ्यूज्ड होकर 1 बना लेती है। यहां पर कितनी होती है? 4, जो फ्यूज्ड होकर 1 बना लेती है। तो जब हम पैदा हुए थे तो हमारी रीढ़ की हड्डियां टोटल कितनी थी? 33। याद रखना, 33। लेकिन बाद में कितनी हो जाती है? 26। ये 5 फ्यूज्ड होकर 1 बन जाती है, ये 4 फ्यूज्ड होकर 1 बन जाती है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब जरा इमेजिन कर, यहां पर थोरैसिक, थोरैसिक जिसको हमने क्या बोला है? वक्षीय कशेरुक, जिसको हमने क्या बोला है? वक्षीय कशेरुक बोला है। इसमें टोटल हड्डियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से टोटल 12 है। ठीक है, इसमें से 5वीं जो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। अब ये है कौन सी? हमारी 5वीं। कौन सी है? ये हमारी 5वीं कशेरुक है। 5वीं कशेरुक है। मैं इस तरीके से खड़ा हूं। हाँ सर, मैं इस तरीके से खड़ा हूं। ये मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी है। हाँ सर, रीढ़ की हड्डी है। यहां से क्या जा रही है? श्वास नलिका जा रही है। ये श्वास नलिका जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जाते 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 ये 2 भागों में बटी है। किसके सामने? कौन सी कशेरुक के सामने बट गई है? 2 भागों में। तो 5वीं कशेरुक के सामने 2 भागों में बट जाती है हमारी कौन? श्वास नलिका। ये जो श्वास नलिका है 2 भागों में बट जाती है 5वीं कशेरुक के सामने। कौन सी 5वीं? याद रखना, वक्षीय कशेरुक जो है। कौन सी? थोरैसिक, जो हमारी वर्टिब्री है उसके सामने। 5th थोरैसिक वर्टिब्री के सामने ये बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में, प्राथमिक श्वसनी में। तो यह भी याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक और प्रश्न बनेगा। ये सी आकृति की जो उपास्थि जो थी, ये कहां तक थी? जरा देखिएगा। ये हमारे श्वास नलिका में थी। हां सर, श्वास नलिका में है। क्या ये हमारी प्राथमिक श्वसनी में भी होती है? जी गुरु, ये हमारी प्राथमिक श्वसनी में भी होती है। क्या ये हमारी द्वितीय श्वसनी में भी होती है? यस, ये हमारी द्वितीय श्वसनी में भी होती है। क्या ये हमारी तृतीय श्वसनी में भी होती है? हाँ सर, तृतीय श्वसनी में भी होती है। और कहां तक होती है? प्राथमिक श्वसनिका तक होती है, बस इसके बाद नहीं होती है। तो यहां से भी प्रश्न आएगा और ये लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। जरा यहां पर ध्यान से सुन।
ध्यान से सुन, यहां पर ध्यान से सुन, आराम से सुनना। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ने वाले हैं, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हमारे अंदर एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र होते हैं या नासा द्वार होते हैं। यस, हमारे अंदर एक जोड़ी क्या है, नासा द्वार है। डन। जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुल रहे हैं। ओके सर, ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष या नासा गुहा तक पहुंचते हैं। अब ये छेद जो है अंदर किसमें खुल रहे हैं, नासा कक्ष बोल दीजिए या नासा गुहा बोल दीजिए। नासा कक्ष जो होता है वो ग्रसनी में खुलता है। जी जनाब, किसमें खुला था, ग्रसनी में खुला था। कौन सी, ये नहीं लिखा हुआ, नासा ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रसनी, ठीक है। अब ग्रसनी जो होती है, यहां से प्रश्न बनता है, बोला था ग्रसनी जो होती है वो समान पथ होता है, आहार और वायु दोनों के लिए एक मार्ग प्रदान कर रहा है। कॉमन पाथवे होता है किसके लिए, फूड और एयर का कॉमन पाथ होता है। कौन, ग्रसनी, याद रखना कौन, फेरिंग्स, भूलना जाइएगा। ग्रसनी जो होती है कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। अब ग्रसनी किसमें खुलेगी, कंठ में, फिर कंठ किसमें खुलेगा, श्वास नली में, ये भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद एक उपास्थि में ढक्कन होता है, एक उपास्थि में ढक्कन होता है जो क्या करता है, कंठ को कवर करता है। ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है कौन, कंठ, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है, ध्वनि पेटिका बोला है, या स्वर पेटिका या ध्वनि पेटिका बोल देते हैं। भोजन निगलते समय एक घंटी, एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, एक उपास्थल संरचना होती है, एक पल्ला होता है, एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, जिसको हमने कंठ छद या एपिग्लॉटिस बोला है। जो कंठ का छेद जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और जो ग्रसिका का छेद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपको दो छेद दिखाई दे रहे हैं। ये किसका छेद है बेटा, ये ग्रसिका का छेद है जिसको हम बोलते हैं गुलेट, और ये किसका छेद है, ये हमारे कंठ का छेद है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। तो ये किसका आवरण होता है, ये जो है ये हमारा कंठ छद जो होता है, ये हमारा कंठ छद है, ये कंठ छद है। ये किसकी कवरिंग करेगा सर, ग्लॉटिस की कवरिंग करने वाला कौन, एपिग्लॉटिस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जिससे आहार किसमें जाएगा, आहार आपकी किसमें चला जाएगा, ग्रसनी से कंठ में प्रवेश नहीं करेगा। किसमें प्रवेश कर लेगा भैया, ग्रसिका में प्रवेश कर लेगा। आप चाहे तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर पानी भी रखा है, पानी रखा है या कुछ पीने वाली चीज या कुछ खाने वाली चीज रखी है, तो एक काम करिएगा, उसको खाइए, उसको निगलिए, पानी को निगलिए, पानी को पिए, और जब पिए तो उस टाइम पर निगलते समय सांस लेने की कोशिश करें। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारा भोजन या हमारा पानी या इनफैक्ट आप अपनी थूक को, सलाइवा को भी निगल लीजिए, कोई पानी की जरूरत नहीं है। एक काम कर, मुख में जो सलाइवा बन रही है उसको निगल, और निगलते समय सांस लेने की कोशिश कर, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्या आप अपनी थूक को, अपनी सलाइवा को, अपनी लार को इसमें, इस पथ में भेजेंगे क्या, नहीं ना। तो जब हम भोजन को या कोई जलीय पदार्थ को निगलते हैं तो ये ढक्कन जो होता है इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्या होता है, लोग जब पानी पीते तो एकदम फव्वारे की तरह पानी बाहर आ जाता है ना। क्यों आ जाता है, क्योंकि गलती से अगर ये प्रॉपर कवर नहीं होता है तो थोड़ा बहुत अगर इस पथ में चला गया तो हमारे फेफड़े बहुत तेजी से सिकुड़ते हैं, जिससे वो पानी सारा कहां जाता है, बाहर आ जाता है। क्योंकि हमको कोई भी जलीय या भोज्य पदार्थ को इस पथ में नहीं भेजना है, केवल किसको भेजना है, वायु को भेजना है। चल आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर। हाँ जी, श्वास नली एक सीधी नलिका होती है जो वक्ष गुहा में मध्य पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाती है और दो भागों में बट जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी। ये मैंने आपको बता दिया, हमारी जो पांचवी कशेरुक होगी कौन सी, वक्षीय, उसके सामने ये दो भागों में बट जाएगी। किसमें, प्राथमिक श्वसनियों में बट जाएगी, प्राथमिक श्वसनी में बट जाएगी। अब प्रत्येक प्राथमिक श्वसनी कई बार विभाजित होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से क्या बनाती है, श्वसनी बनाती है। फिर क्या बनती है, श्वसनिकाएं बनती है। फिर लास्ट में क्या बनती है, अंतस्थ श्वसनिका बनती है, और अंतस्थ श्वसनिका लास्ट में जाकर किसमें खुल जाती है, सब आपकी कुप्पिका में खुल जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो मैंने आपको बोला था, प्रश्न बन सकता है इस लाइन से, ध्यान से सुन। क्या, श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वसनी जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, और प्रारंभिक श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल। ठीक है, इन पर क्या मिल रहा था, इस पर वर्ड फोकस कर दे कि यहां तो समझ में आ जाएगा कि हमारी श्वास नली यानी ट्रैकिया पर सी आकृति का क्या था, उपास्थि थी।
हमारी प्राथमिक में भी है, द्वितीय में भी है, तृतीय में भी है। ये मैंने यहां पर आपको बनाकर भी दिखा दिया इस तरीके से कि हमारी श्वास नली में भी है, हमारी प्राथमिक श्वसनी में भी है, द्वितीय श्वसनी में भी है, तृतीय श्वसनी में भी है, और प्रारंभिक, वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा? प्रारंभिक श्वसनिका। प्रारंभिक श्वसनिका जो है, कौन सी? प्रारंभिक श्वसनिका जो है, वहां पर एक अपूर्ण उपास्थल वलय मिलता है। अब अपूर्ण का मतलब क्या है? देखिए, ये अगर ऐसा मिलता, गोल आकृति का मिलता, ओ आकार का मिलता, तो मैं इस ऐसी उपस्थिति को क्या बोलता? पूर्ण बोलता। लेकिन अब ऐसा मिल रहा है, सी आकृति का मिल रहा है, तो क्या मैं इसको, ऐसी उपस्थिति को क्या बोलूंगा? अपूर्ण उपास्थि बोलूंगा। कैसी उपास्थि बोलूंगा? अपूर्ण उपास्थि बोलूंगा। जो कहां तक मिल रही है, इस पर वर्ड याद रखना, प्रारंभिक श्वसनिका तक मिल रही है, अंतस्थ श्वसनिका पर नहीं मिल रही है, याद रखना। चलिए, प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकीय थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है। इस वर्ड पर फोकस करें। कुपिका जो होती है, कुपिका जो होती है, उसके आगे वर्ड आ रहा है भित्ति युक्त वाहिकायित, अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायित। पता है, हम छोटे छोटे शब्दों को भूल जाते हैं। ये देखना, पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायित थैली, जिसको हमने क्या बोला है? कुपिका। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा रुक जा, अभी बता रहा हूं। ये देख, ये है बेटा हमारी कुपिका, ठीक है जी। और ये कुपिका जो है, इसका ये जो आवरण जो है, ये जो भित्ति जो है, ये बहुत पतली कोशिकाओं से बनी हुई है। समझने की कोशिश करिएगा। आप में से कितने बच्चों ने शल्की उपकला नाम सुना है? स्क्वैमस एपिथेलियम नाम सुना है? सर सभी ने सुना हुआ है। कैसी होती हैं सर? चपटी होती हैं। मैंने कहा यस। कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। हाँ जी। कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। हाँ जनाब, चपटी होती हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने इतना सुना है ना, ये शल्की उपकलाएं जो होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है, वो कैसी होती है? चपटी कोशिकाएं होती हैं। हाँ सर, होती हैं। इनके किनारे कैसे होते हैं? क्या नियमित आकृति के होते हैं कि अनियमित आकृति के होते हैं? दिमाग पर फोकस कर। कैसे होते हैं? नियमित कि अनियमित? दिमाग लगा। इनके किनारे जो होते हैं कैसे होते हैं? सर अनियमित आकृति के होते हैं, इस तरीके से। देख है, होती कैसी है? ये चपटी होती है, लेकिन इनके किनारे कैसे होते हैं? रेगुलर नहीं होते, अनियमित आकृति के होते। तो पहली बात आपको ये क्लियर हो गई कि ये जो शल्की उपकलाएं हैं, किसकी? कुपिका की जो भित्ति है, ये किससे बनी हुई है? सर ये कुपिका की भित्ति, ये कुपिका की जो भित्ति जो है, ये भित्ति किससे बनी हुई है? सर ये शल्की उपकला से बनी हुई है, जिनके किनारे कैसे होते हैं? सर इनके किनारे अनियमित होते हैं। आई होप आपको वो वाली एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई होगी कि यहां पर पतली अनियमित भित्ति का मतलब क्या था? शल्की उपकला। और अनियमित भित्ति किस में मिलती है? शल्की उपकला में मिलती है। नेक्स्ट, अब यहां पर लिखा हुआ है वाहिकीयत। वाहिकीयत का मतलब क्या है? सर ये वाहिकीयत का मतलब क्या है? मैं तेरे से बोल रहा हूं कि भाई साहब, इनके पास में रक्त नलिकाएं अगर आएंगी, इन भित्तियों के पास में अगर रक्त नलिकाएं घुसी हुई हैं, इन भित्तियों के पास में अगर रक्त नलिकाएं हैं जो रक्त प्रदान कर रही हैं, तो जरा सोच, क्या ये वेस्क्युलर कहलाएंगी? क्या ये वाहिका युक्त कहलाएंगी? वाहिका युक्त, वेस्क्युलर हैं? अरे दिमाग लगा बाबू, इन कोशिकाओं को भी तो पोषण चाहिए ना। इन कोशिकाओं को भी तो पोषण चाहिए, और वो पोषण कौन प्रदान करेगा? रक्त नलिका प्रदान करेगी कि नहीं प्रदान करेगी? तो यस, इन नलिका, ये जो भित्ति जो है, ये वेस्क्युलर है, वाहिका युक्त है, अनियमित आकृति की है, क्योंकि शल्की उपकला है। ये दो वर्ड बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। ये कुपिका की भित्ति कैसी होती है? अनियमित भित्ति की बनी होती है। ये कुपिका की भित्ति कैसी होती है? शल्की उपकला की बनी होती है, जिसके किनारे कैसे होते हैं? अनियमित आकृति के होते हैं। और ये कैसी होती है? वाहिका युक्त होती है, यानी वेस्क्युलर होती है, जिसके पास रक्त नलिकाएं आ रही है, पोषण प्रदान करेंगी। डन डन आ डन डन। आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। हाँ जी, ये इसको हमने क्या बोला है? कुपिका बोला है। चल,
वायु कुपिका कहते हैं या कुपिका बोलते हैं, जिसमें वायु आएगी, गैसों का आदान प्रदान होएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वसनी, श्वसनिका और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों के अंदर होता है। अब ये जो जाल जो था, ये हमारी क्या आ रही है, श्वास नली। अब ये किसमें बट गई थी सर, प्राथमिक श्वसनी। अब प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, तृतीय श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, कुपिका, ये सब कुछ किसके अंदर मिल रहा है गुरु, ये हमारे एक अंग में मिल रहा है, जिसका नाम है क्या, फेफड़े, फुफ्फुस, लंग्स के अंदर मिलता है। तो ये जो जाल जो मिल रहा है, ये किसके अंदर मिल रहा है, फेफड़ों के अंदर मिल रहा है। अभी फेफड़े भी पढ़ेंगे, इसके बाद वाली जो लाइनें लिखी हुई हैं फेफड़ों की, वो अभी हम पढ़ेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये वाला भाग पढ़ लेते। क्या, बाह्य नासा रंध्र से लेकर अंतस्थ श्वसनी तक का भाग क्या कहला रहा था, चालन भाग कहला रहा है, जिसमें वायु चलती हुई आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं श्वसन तंत्र का वो भाग जो कौन बना रही थी, कुपिका बना रही थी, उसको हमने क्या बोला था, श्वसन या विनिमय भाग बोला था, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होएगा। ये लिखा भी हुआ है कि चालन भाग क्या कर रहा है सर, चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है। ये जो चालन भाग जो हमने यहां पर बनाया था, ये पूरा चालन भाग ये क्या कर रहा था सर, ये वायु को कुपिकाओं तक भेज रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया सर, चालन भाग पड़ गया। और कोई भी काम कर रहा है, ये बाहरी कणों से मुक्त करता है। बाहरी कणों से मुक्त का मतलब कि भैया आपके इस चालन भाग में, इस चालन भाग में क्या होता है, श्लेष्मा होती है, पक्षमा, श्लेष्मा होती है, आपने नाम सुना होगा, सीलिया होते हैं। क्या करते हैं, धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। भैया जरा सोचिए, जो नासा छिद्र से नासा गुहा होती है, इस नासा गुहा के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। क्या निकालती है, श्लेष्मा निकालती है। अंदर बाल होते हैं, अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, सीलिया बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं धूल के कणों को अंदर जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे। तो जरा सोच, श्वसन पथ का कार्य क्या हो गया, 3 कार्य हैं, जिसमें से पहला कार्य क्या हो गया सर, वायु का कंडक्शन करा रही है, वायु का चालन करा रही है, पहला कार्य। दूसरा, धूल के कण जो अंदर जा रहे हैं उनको अंदर जाने से रोक रही है, डस्ट के जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको अंदर जाने से रोक रही है। तीसरा कार्य, अगर मैं राजस्थान में हूं तो वायु बहुत गर्म है, शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग अगर मैं शरीर का तापमान देखूं और बाहरी तापमान देखूं तो बाहरी तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। अब वायु जो गर्म गर्म मेरे अंदर जाएगी तो भैया नुकसान पहुंचाएगी। सिमिलरली मैं कहां पर हूं, लद्दाख में हूं, जहां पर वायु जो है बहुत ठंडी है, तापमान बहुत ठंडा है, शरीर का तापमान जो है इतना ठंडा नहीं है, तो ठंडी वायु जब अंदर जाएगी तो नुकसान पहुंचाएगी। तो इस कंडीशन में हमें किसकी जरूरत है सर, हमें जरूरत है एक एसी की या हमें जरूरत है एक हीटर की। अगर मैं राजस्थान में बैठा हूं तो मेरे नाक के अंदर क्या होना चाहिए सर, एसी होना चाहिए। अगर मैं लद्दाख में हूं तो मेरे नाक के अंदर एक हीटर होना चाहिए। यानी वायु का जो तापमान है उसको शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। और वो काम भी कौन कर रहा है गुरु, हमारा ये नासा मार्ग करता है। तो देख यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्द्र करता है, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये है आपके 3 कार्य किसके, हमारे कंडक्टिंग जोन के, हमारे जो परिवहन मार्ग है, चालन भाग जो है हमारे किसका, नासा पथ का, जो क्या कर रहा है गुरु, चालन भाग क्या कर रहा है, वायु को लेकर आ रहा है, हां पहला कार्य। दूसरा, बाहरी कणों से मुक्त करा रहा है, बाहरी कणों को अंदर जाने से रोक रहा है, हां। तीसरा, वायु को शरीर के तापमान तक, तापमान के अकॉर्डिंग बैलेंस कर रहा है, हां। ये 3 कार्य हैं किसके, चालन भाग के। विनिमय भाग का कार्य क्या होता है, सीधी सी बात है, ये आदान प्रदान होएगा। और आदान प्रदान कहां पर होएगा, कुपिकाओं में होएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होएगा, यहां पर आदान प्रदान होएगा। ये था हमारा क्या, जो हमने सबसे पहला पढ़ा है, इसमें कौन सा पथ, हमारा श्वसन पथ। अब श्वसन पथ के बाद हम पढ़ेंगे क्या, फेफड़े। और उसी फेफड़ों में हम किसकी बात करेंगे, कुपिकाओं की बात करते हैं। आइए बात करते हैं किसकी बेटा, यहां पर फेफड़ों की। फेफड़ों की जब हम बात करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लंग्स कह रहे हैं। फेफड़ों की जब हम बात करते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लंग्स बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फेफड़ों की जब हम बात करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोल रहे हैं। पहला बिंदु बहुत सिंपल सा, एक जोड़ी है, हां सर एक जोड़ी है, सिंपल। कितने जोड़ी मिल रहे हैं सर, एक जोड़ी मिल रहे हैं, जिसमें से हमारा दाहिना वाला जो होता है, राइट वाला लंग जो होता है, वो लेफ्ट वाले से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इस तरीके से आपकी श्वसनी 2 भागों में विभाजित हुई, हां सर। ये वाला जो होता है हमारा, ये कंपैरेटिवली इस वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे बड़ा होता है, मैंने कहा देखिए इस तरीके से बड़ा होता है, बहुत ज्यादा ही छोटा कर दिया मैंने।
अब देखिएगा, दिस इज कॉल्ड राइट लंग, ठीक है। एक वयस्क के अंदर ये लगभग 625 ग्राम का होता है और ये लगभग 575 ग्राम का होता है, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा, याद रख सकते तो रख लीजिएगा। 625 ग्राम का होता है कौन सा, हमारा दाहिना फुफ्फुस, और बाहिना फुफ्फुस जो होता है वो कितना होता है, 575 ग्राम का होता है। अब ये कम क्यों हो गया, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारा हृदय जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, इस जगह पर एक डिप्रेशन लाता है, एक दरार लाता है, एक खांच पैदा करता है। आप में से कितने बच्चों ने फोन, आप सभी के पास कौन सा फोन है, आप जानते हैं आपके पास जो है एंड्रॉइड फोन है, हां सर। आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है, नॉच डिजाइन, सुना है आपने कि फोन के अंदर एक नॉच डिजाइन होता है। कौन सा नॉच डिजाइन होता है, ये स्टार्टिंग में चला था इस तरीके से फोन की स्क्रीन होती थी और इस तरीके से गड्ढा सा होता था, है ना, और यहां पर कैमरा होता था, है ना, आप में से कईयों के पास होगा। ऐसे डिजाइन को हम क्या बोलते थे, नॉच डिजाइन। नॉच का मतलब है क्या, एक दरार, एक डिप्रेशन, एक गड्ढा। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर एक दरार सी नहीं दिखाई दे रही है, ये एक दरार सी पैदा हो गई है, हाँ, एक डिप्रेशन पैदा हुआ है, एक गड्ढा सा पैदा हो गया है। इस जगह को बोला जाता है कार्डियक नॉच, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच कहते हैं। अब कार्डियक नॉच का मतलब एक ऐसा गड्ढा जहां पर क्या मिल रहा है, हमारा कार्डियक पार्ट मिल रहा है, यानी हमारा हृदय उपस्थित है। अब ये हृदय जो होता है इस वाले क्षेत्र में बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र में मिलता है, मिडस्टीनियल स्पेस बोलते हैं इसको, हमारे मिड में मिलता है, थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, ठीक है। सो बात को समझ, एक हमारा दाहिना फेफड़ा, एक हमारा बाहिना फेफड़ा, जिसमें दाहिना जो है कंपैरेटिवली बाहिने से क्या होता है, बड़ा होता है, इस दरार के कारण, कार्डियक नॉच के कारण, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर चलिए, तो एक जोड़ी होते हैं, राइट लंग जो होता है, एक सेकंड मैंने एक गलती कर दी, यहां पर 625 की जगह 525 करिएगा बेटा, 525 और इसको 475 करिएगा, ये 475 और ये 525, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, अब हमारे लंग्स जो होते हैं ये एक दीवार से कवर्ड होते हैं, एक वॉल से कवर्ड होते हैं। इस दीवार को हम बोलते हैं प्ल्यूरा। ये जो दीवार जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा कहते हैं। क्या नाम होता है, प्ल्यूरा, जिसमें से एक बाहरी प्ल्यूरा है और एक आंतरिक प्ल्यूरा है, एक एक्सटर्नल प्ल्यूरा है और एक इंटरनल प्ल्यूरा है। ये बाह्य प्ल्यूरा और ये अंतः प्ल्यूरा है, और इन दोनों प्ल्यूरा के बीच में जो खाली जगह है इसको प्ल्यूरल स्पेस बोला जाता है, जिसके अंदर भरा रहता है एक द्रव्य, प्ल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं। यहां पर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। अब ये प्ल्यूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, बाहरी आघातों से बचाना। क्या बाहरी आघात, जैसे मैंने झटका मारा, इस तरीके से कुछ झटका लगा या पंच लगा, तो हमारे फेफड़े जो होते हैं बहुत ही संवेदी होते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उनको नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए एक तो हमारी पसलियां भी मिल रही है, हमारी उरोस्थी भी मिल रही है, और अंदर हमारी ये क्या मिल रहा था, एक तरल मिल रहा था, एक लिक्विड मिल रहा था, जिसका नाम है क्या, प्ल्यूरल तरल। ये प्ल्यूरल तरल क्या कर रहा है सर, ये प्ल्यूरल तरल जो है ये बाहरी आघातों से क्या कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। ये प्ल्यूरल तरल जो होता है कई बार इन्फेक्शन से बढ़ जाता है, इस बीमारी को बोला जाता है प्ल्यूरेसी। इस बीमारी को क्या बोला जाता है, प्ल्यूरेसी, जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्पनोइया। चल, ये था बात हमारे किसकी, फेफड़ों की। अब बात आ रही है हमारे फेफड़ों के अंदर क्या मिल रही है, कुपिकाएं मिल रही हैं। क्या मिल रही है, अंदर कुपिकाएं मिल रही हैं, ठीक है। अब ये जो फेफड़े हैं ये किसी के ऊपर टिके हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक मांसपेशीय संरचना होती है, एक मांसपेशीय संरचना होती है जिसका नाम होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मध्यपट बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है डायाफ्राम। इंग्लिश में बोलते हैं डायाफ्राम और हिंदी में बोलते हैं मध्यपट। आपसे कोई पूछे ये मध्यपट जो होता है ये किससे बनी हुई है, आप सीधा बोलेंगे सर ये मध्यपट जो होता है ये किससे बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है, मसल से बना होता है। इसकी सामान्य आकृति कैसी होती है, गुंबद, डोम। याद रखना, सामान्य आकृति कैसी होती है, गुंबद होती है। गुंबद आकृति इसकी कैसी होती है, सामान्य होती है। और जब इस मध्यपट की मांसपेशियों में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो सामान्य आकार गुंबद,
जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होएगा, संकुचन होएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। जरूर याद रखना, भूल ना जाना। सामान्य आकृति कैसी होती है, गुंबद, और संकुचन की अवस्था में कैसा हो जाता है, ये चपटा हो जाता है। चलिए, ये डायाफ्राम है, ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, शेर को एक पिंजरे में रखते हैं? हाँ सर, रखते हैं। तो हमारे जो फेफड़े हैं, ये बहुत ही संवेदनशील अंग है, बहुत संवेदी अंग है, नुकसान पहुंच सकता है, तो इनको भी हम एक जाल में रखेंगे। ये सर, जाल में रखेंगे। अब वो जाल जो होता है वो किससे बना होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये फेफड़े जो होते हैं हमारे एक जाल में होता है। अब ये जाल कहां पर होता है, आगे की तरफ एक हड्डी होती है हमारे आगे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं उरोस्थी। आगे की तरफ कौन है, उरोस्थी। पीछे की तरफ कौन है सर, पीछे की तरफ है हमारी कशेरुक दंड यानी मेरुदंड। कौन है साहब, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड या मेरुदंड कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उरोस्थी को क्या बोलते हैं, स्टर्नम, अंग्रेजी स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। चलो जी, तो वर्टिब्रल कॉलम हो गई है, आगे कौन हो गई, उरोस्थी हो गई। अब एक जाल जो होता है, सपोज मेरे को जाल में बंद कर दिया, तो उस जाल में आगे भी कुछ होगा, पीछे भी कुछ होएगा, दाहिने बाहिने कुछ होएगा, ऊपर नीचे कुछ होएगा, है ना भाई। जरा सोच, जाल में बंद करना है तो आगे भी कुछ होएगा, पीछे भी कुछ होएगा, साइड में भी कुछ होएगा, ऊपर भी कुछ होएगा, नीचे भी कुछ होएगा। तो हमारा जो फेफड़ा है वो बंद है, हमारे फेफड़े जो हैं वो बंद हैं। कहां से, आगे से कौन मिल रहा है, उरोस्थी। पीछे से कौन मिल रहा है, मेरुदंड। अब सर, साइड से कौन मिल रहा है, पार्श्व में कौन मिल रहा है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं पार्श्व में क्या मिलेंगी सर, पसलियां मिलेंगी। पार्श्व में क्या मिलेंगी सर जी, पसलियां मिलेंगी। कौन मिलेंगी गुरु, पसलियां मिलेंगी। डन। तो मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर क्या क्या, कि सर अधर भाग पर क्या मिल रहा है, सर अधर पर, सर अधर पर कौन मिल रहा है, सर अधर पर कौन मिल रही है, उरोस्थी मिल रही है। हां सर, उरोस्थी मिल रही है। पृष्ठ पर कौन मिल रहा है सर, पृष्ठ पर कौन मिल रहा है सर, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड मिल रही है। पार्श्व में कौन मिल रही है सर, पार्श्व में मिल रही है कौन, हमारी रिब्स, हमारी पसलियां मिल रही हैं। चलो, तो आगे से कवर कर दिया, पीछे से कवर कर दिया, दाहिने बाहिने से, साइड से कवर कर दिया, किसके द्वारा, पसलियों के द्वारा। अब बात आ रही है नीचे से किससे कवर है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं नीचे से किससे कवर होंगे सर, नीचे मिलेगा कौन, आपका डायाफ्राम। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नीचे कौन होएगा सर, डायाफ्राम होएगा। और ऊपर कौन होएगा, आइएगा ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर कौन होएगा और आधार पर कौन होएगा। तो आधार किसने बना दिया है सर, आधार तो हमारे डायाफ्राम ने बना दिया। अभी वापस से रिपीट करूंगा, फिर से सुनना। आधार किसने बना दिया, हमारे डायाफ्राम ने बना दिया। शीर्ष कौन बना रहा है, अब शीर्ष जो होता है एक हड्डी होती है, एक अस्थि होती है, जिसको हम कॉलर बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। जो हमारी स्कैपुला जो होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। उस अंश मेखला में पीछे स्कैपुला होती है, यहां से निकलती है और आगे आकर जुड़ती है किससे, हमारी उरोस्थी से। तो उरोस्थी से आकर जुड़ रही है और पीछे शोल्डर पर जाकर जुड़ रही है। इसका नाम क्या होता है बेटा जी, याद रखना, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हमने अपने फेफड़ों को कवर कर दिया है। कहां से, आगे से, पीछे से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, एक जाल में। अब ये क्या बन रहा है, एक जाल ये क्या बन रहा है, एक जाल बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्षीय जाल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक केज बोलते हैं, वक्षीय जाल बोलते हैं। जिसका अधर किसने बनाया, जिसका आगे वाला भाग किसने बनाया, उरोस्थी ने। आगे कौन है, उरोस्थी। पीछे कौन है सर, पीछे है हमारे पृष्ठ, किसने बना दिया, मेरुदंड ने। साइड में कौन मिल रही है सर, पसलियां मिल रही है। नीचे कौन मिल रहा है, आधार। एक है अधर और एक है आधार। नीचे की तरफ आधार किसने बनाया, डायाफ्राम ने। ऊपर की तरफ कौन मिल रहा है, शीर्ष की तरफ कौन मिल रहा है, क्लेविकल मिल रहा है। ये सारी चीजें मिलकर क्या कहला रही है बेटा जी, हमारा वक्षीय जाल कहला रहा है। और ये वक्षीय जाल जो है, इस वक्षीय जाल में कौन उपस्थित है, हमारे फेफड़े उपस्थित हैं। तो हमारा वक्षीय जाल जो होता है उसके अंदर कौन उपस्थित है, फेफड़े उपस्थित है। अब ध्यान से सुनना,
इमेजिन करना, सोचना। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे फेफड़े जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं। क्या बोला हमने? ये जो हमारे फेफड़े जो होते हैं ये कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब क्या है यहां पर? इमेजिन कर, अगर ये वक्षीय जाल फैलेगा तो हमारे फेफड़े भी फैल जाएंगे। अगर ये वक्षीय जाल सिकुड़ेगा तो हमारे फेफड़े भी सिकुड़ जाएंगे। तुमसे नीट में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हमारे फेफड़ों में स्वयं फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है? क्या हमारे फेफड़ों में स्वयं फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है? क्या अपने आप फैल सिकुड़ सकते हैं क्या? नहीं। याद रखना, हमारे फेफड़े अपने आप कभी भी फैल सिकुड़ नहीं सकते हैं। उनको फैलाया जाता है, उनको सिकोड़ा जाता है। उनको फैलाया जाता है, उनको सिकोड़ा जाता है। अब कैसे फैलाया जाता है, कैसे सिकोड़ा जाता है? इमेजिन कर, सोच। अगर ये उरोस्थी आगे आ गई, ये पसलियां ऊपर उठ गई, ये डायाफ्राम नीचे चपटा हो गया, तो ये फेफड़े नीचे से भी और आगे पीछे से भी फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे? वापस से सुनना अंकित सिंह। अंकित सिंह ध्यान से सुन बेटा, मैंने तेरे से कहा, सिंपल तरीके से बोला कि मान ले एक गुब्बारा है। क्या? ये एक गुब्बारा है, ठीक है। इस गुब्बारे को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अब इमेजिन कर, इस गुब्बारे में वायु आ रही है। अब ये जो बॉक्स जो है, अगर इस बॉक्स को मैं छोटा कर दूं तो हमारा गुब्बारा पिचक जाएगा। आप बोलेंगे सर फट जाएगा। फटने की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पिचक जाएगा। हाँ सर। और इसी बॉक्स को अगर मैं और बड़ा कर दूं तो ये गुब्बारा फैल जाएगा। हाँ, बस वही तो है, हमारे फेफड़े भी तो वही है कि अगर इन फेफड़ों को पिचकाओगे, सॉरी, इस बॉक्स को, बॉक्स कौन है बेटा? हमारा ये वक्षीय जाल। ये जो जाल जो है, अगर ये जाल सिकुड़ेगा तो इस जाल के अंदर कौन है? फेफड़े। तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। अगर ये जाल फैलेगा तो हमारे फेफड़े भी क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो हमारे फेफड़ों के अंदर खुद के अंदर क्षमता नहीं होती है क्या? फैलने सिकुड़ने की। उनको फैलाया जाता है, उनको सिकोड़ा जाता है। ऐसे फेफड़ों को हम क्या बोलते हैं? स्पंजी बोलते हैं। बोलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है? जितने भी बच्चे रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, यहां तक की बात क्लियर है? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है? दंडना दंडन। सर कब से क्लास चल रही है? 12 बजे से क्लास चल रही है। 12 बजे से क्लास चल रही है। यहां तक की बात दंडना दंडन क्लियर है? तो आइए एक बार फेफड़ों के बारे में देख लेते हैं। बेटा यहां पर हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जरा यहां पर देख लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी में फेफड़ों के बारे में क्या लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारे 2 फेफड़े होते हैं। हाँ सर, 4-5 तो होते नहीं है, 2 होते हैं, जो 2 स्तरों से ढके होते हैं, द्विस्तरीय आवरण से ढके हुए, जिसको हम फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कह रहे हैं। ठीक है सर। जिनके बीच में फुफ्फुस आवरणी द्रव्य भरा होता है। मैंने तेरे को बता दिया, दोनों प्लूरा के बीच में क्या भरा पड़ा है? एक तरल भरा पड़ा है, द्रव्य भरा पड़ा है, जो बाहरी घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है, बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी फुफ्फुस आवरण जो होता है, बाहर वाला जो आवरण जो होता है वो बाहर की तरफ है। अब इधर देख, ये वाला जो आवरण जो था, ये वाला, ये बाहर की तरफ है, और ये वाला जो है, ये अंदर, फेफड़ों के अंदर की तरफ है। इतनी सी बात यहां पर लिखी हुई है। क्या? ये जो बाहरी वाला जो होता है, बाहरी फुफ्फुस आवरण जो होता है, ये वक्षीय परत के निकट होता है, वक्ष की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, जबकि आंतरिक जो होता है वो फेफड़ों के अंदर होता है, अंदर की तरफ संपर्क में होता है। खत्म। इतनी सी बात लिखी हुई है। डंडना डंडन। अब इस बात को भी समझ ले, यहां पर क्या लिखा हुआ है। फेफड़े जो होते हैं ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। हाँ सर। अब वक्षीय जाल जो मैंने अभी अभी बताया, उस जाल के अंदर जो खाली जगह वो क्या कहलाएगी? वक्षीय गुहा नहीं कहलाएगी। भैया हमने ये जो जाल देखा, ये जो जाल जो था साहब, ये जाल जो था, ये पूरा जाल जो था, इस जाल के अंदर जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? वक्षीय गुहा नहीं बोल, खाली जगह, खाली जगह वक्षीय गुहा, और जो जाल जो है वो क्या कहला रहा है? वक्षीय जाल कहला रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। हाँ सर होते हैं। जो एक वायुरोधी कक्ष है, वायुरोधी कक्ष का मतलब बाहर से वायु नहीं आएगी अंदर,
याद रखिएगा, कहीं आप बाहर से वायु अंदर डाल दे फेफड़ों के अंदर, नहीं, नलिका से होती हुई आएगी। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, पृष्ठ भाग मैंने आपको बताया था, पीछे की तरफ जो है उसमें क्या मिल रही है, कशेरुक दंड। अधर भाग में क्या मिल रही है, उरोस्थी, बता दिया ना, अधर भाग में क्या मिल रही है, उरोस्थी। पार्श्व में क्या मिल रही है, पसलियां। नीचे की तरफ क्या मिल रहा है, गुंबद आकृति का डायाफ्राम मिल रहा है। अब ऊपर वाला नहीं बताया इसने, ऊपर कौन मिल रही है, याद रखना, क्लैविकल। ऊपर भाई एक बात बता, ऊपर से नहीं ढका होएगा क्या, तो ऊपर से किससे ढका हुआ है, क्लैविकल, नीचे से डायाफ्राम, आगे से स्टर्नम उरोस्थी, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड, और साइड में किससे, रिब से यानी पसलियों से ढका हुआ है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है, कैसी होती है, कि वक्ष गुहा के आयतन में अगर कोई परिवर्तन लाते हो तो फेफड़ों की गुहा में भी परिवर्तन आएगा। क्या मैंने तेरे को नहीं बताया, अगर तुम इस वक्षीय जाल को फैलाओगे, वक्षीय जाल का आयतन बढ़ेगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। वक्षीय जाल सिकुड़ेगा, वक्षीय गुहा सिकुड़ेगी तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। तो वक्षीय जाल या वक्षीय गुहा का आयतन अगर बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, वक्षीय गुहा का आयतन छोटा होगा तो फेफड़ों का आयतन छोटा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है हमारे अंदर श्वसन करने के लिए। यहां तक की बात एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। अब इसके बाद, यहां तक की बात जो है, अब इसके बाद आते हैं श्वसन के चरण। किसके चरण आते हैं, श्वसन के चरण आते हैं। बहुत सिंपल से चरण है भाई साहब, जल्दी से मुझे बताइएगा, श्वसन के चरण पढ़ने से पहले आप हमें बताइएगा, श्वसन के चरण में जल्दी से मुझे बताइए, ऑक्सीजन को आप कहां भेजेंगे, बोलिए जनाब, जल्दी से मुझे बताइएगा, आप ऑक्सीजन को कहां भेजेंगे। वायु मंडल जो है, उस वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को आप कहां पर भेजेंगे, सर हमारे शरीर के फेफड़ों में भेजेंगे। भेजेंगे, हाँ सर फेफड़ों में भेजेंगे। और फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पर भेजोगे, वायुमंडल में। ठीक है, ओके सर। अब फेफड़ों, चलो पहले ना एक बार ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, मैंने वायु खींची, ऑक्सीजन गई वायुमंडल से, किसमें गई, फेफड़ों में। अब फेफड़ों से कुपिकाओं में क्या होएगा, आदान प्रदान। फेफड़ों से होती हुई किसमें हो जाएगी बेटा जी, याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है। किसमें जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है, याद रखना। कौन से, रक्त में जाएगी, या सिंपल हम बोलेंगे किसमें जाएगी, रक्त में जाएगी। किसमें जाएगी, रक्त में। रक्त से होती हुई किसमें जाएगी सर, कोशिका के पास जाएगी। थोड़ा सा इमेजिन कर, थोड़ा सा फास्ट इमेजिन कर, देख ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर आई आई आई, किसमें आई, फेफड़ों में। फेफड़ों में किसमें आई, कुपिका। कुपिका से किसमें आएगी, रक्त। रक्त लेकर जाएगा किसके पास, ऊतकों के पास। कोशिका लिख दिया मैंने यहां पर, ऊतक लिख देते हैं। किसके पास लेकर जाएगा, ऊतक। ऊतक के अंदर क्या दे देगा सर, ऑक्सीजन चली जाएगी। ऑक्सीजन जब चली जाएगी कोशिकाओं के अंदर, कोशिका क्या कर लेंगी, श्वसन कर लेंगी। श्वसन करके क्या निकालेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से किसमें आएगी, रक्त में। रक्त से होते हुए फेफड़े, फेफड़े से होते हुए वायुमंडल। तो जरा सोचिए, एक पथ नहीं बन रहा, सोचिए एक पथ बन रहा है। ऑक्सीजन वायुमंडल से होती हुई किसमें आई, फेफड़े। फेफड़ों से होती हुई किसमें आई, रक्त। रक्त से होती हुई किसमें आई, ऊतकों के पास। ऑक्सीजन दे दी। क्या कर लिया, श्वसन कर लिया। श्वसन करने के बाद ऑक्सीजन यूज में आ गई, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से किसमें आया, रक्त। रक्त से होता हुआ फेफड़े, फेफड़े से होता हुआ वायुमंडल। यही चीजें यहां पर बता रखी है गुरु। यहां पर क्या, कि श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन खींच ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली जाती है। अब कुपिका के आर पार क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। कौन सी विधि से होता है सर, विसरण विधि से होता है। गैसों का एक्सचेंज कौन सी विधि से, सिंपल डिफ्यूजन विसरण विधि से। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। फिर रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है। फिर रुधिर जो है ऊतकों के पास लेकर जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में वापस से भेज देगा, कहां पर, कुपिकाओं से होते हुए वायुमंडल में भेज देगा। अब कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग किया जाएगा, हाँ किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा, श्वसन करने के लिए। श्वसन होएगा तो उससे ऊर्जा मुक्त होएगी। उस ऊर्जा का हम यूज करेंगे हमारी अलग अलग अभिक्रियाओं में। ऑक्सीजन का एटीपी का यूज आता है। दिस इज सिंपल श्वसन के चरण। ये श्वसन के चरण है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है श्वसन की क्रिया विधि। अब इस श्वसन की क्रिया विधि ना बोलकर मैं बोलूंगा श्वासन की, अच्छा लिखा हुआ, सॉरी, श्वासन की क्रिया विधि। श्वासन क्या था गुरु, वर्ड पर फोकस कर, श्वसन नहीं, श्वासन। श्वासन मीन्स वायु खींचना,
वायु छोड़ना। वायु खींचने को क्या बोला? अंतःश्वसन। वायु छोड़ने को क्या बोला? निःश्वसन। अब इसकी क्या आती है? क्रिया विधि आती है। अब दोस्त इसकी क्रिया विधि जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम श्वसन की क्रिया विधि को देखेंगे। सांस ली जा रही है, सांस छोड़ी जा रही है, वायु खींची जा रही है, वायु छोड़ी जा रही है, आखिर ये कैसे होता है। अब आगे बढ़ने से अगर आपका कोई सवाल है मुझसे तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। यस, पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे। हाँ जी, बोलिए, कोई इसमें से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? ठीक है, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अब मेरी क्लास जो होगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को होगी, शनिवार को जब मेरी क्लास होगी तो उसमें हम इस चैप्टर का अराउंड 80% पोर्शन पढ़ लेंगे और वो क्लास जो है बहुत लंबी होने वाली है, लगभग 2-2.5 घंटे की वो क्लास होगी। तो रुकिएगा, टिकिएगा, है ना। इस चैप्टर को कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट करने की, ठीक है। याद रखना, सैटरडे को कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हम क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। यानी अगला जो लेक्चर जो होगा, पार्ट 2 जो होगा इसका, वो पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार प्लीज पढ़कर आ जाइएगा ताकि आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये रिवीजन है और इस रिवीजन में अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है और आप ये एक्सपेक्ट करें कि पहली बार में ही समझ में आ जाए तो दोस्त ये ना हो पाएगा, है ना। सर लेसिथिन समझ में नहीं आया। बेटा लेसिथिन जो होता है वो अभी मैं बताऊंगा, जब मैं कुपिका की संरचना बताऊंगा। इस कुपिका की संरचना में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो कुपिका जो होती है उसकी वो जो शल की उपकला थी, उन उपकला की कोशिकाओं को हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक 1 होती है, एक 2 होती है। 1 जो होती है गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करती है और 2 जो होती है ये कंपैरेटिवली बड़ी होती है और ये एक एंटी सर्फेक्टेंट, एक रसायन निकालती है जो सरफेस टेंशन को कम कर देता है कुपिकाओं को। क्या भाई, कुपिका क्या है? गुब्बारा है। कुपिका क्या है? एक गुब्बारा है। अब गुब्बारा जो है अगर इसमें वायु होएगी तो ये फूला रहेगा, अगर वायु नहीं होएगी तो ये सिकुड़ सकता है ना। हाँ सर, तो हमें इसको सिकुड़ने से बचाना है, हमें इसको सिकुड़ने से बचाना है। तो सिकुड़ने से बचाने के लिए अंदर एक केमिकल निकल रहा है जो एक एंटी सर्फेक्टेंट है, ये जो एक तरीके से सरफेस टेंशन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, जिसका नाम है लेसिथिन। और ये लेसिथिन जो होता है ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है। ये लेसिथिन क्या होता है? एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड जो न्यूमोसाइट सेकंड निकालती हैं। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ बेटा जी आपको मिलेगा कहां पर? मेरे चैनल पर। मेरा कौन सा चैनल है मैंने आपको बता दिया, जस्ट आप सर्च करेंगे इस नाम से टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा पीके नहीं, पार्थ खुंगर नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का चैनल। वहां पर जुड़ जाइएगा, जो भी अब पीडीएफ होंगी, जो भी चीजें होंगी मैं यहीं पर डालता जाऊंगा। हाँ जी सर, नीट का फॉर्म आ गया? नहीं दोस्त, अभी नहीं आया है। हाँ जी वासुदेव, हाँ वासुदेव ने अच्छी बात बोली। सर इस हिसाब से तो हफ्ते में सिर्फ 2 लेक्चर होंगे। मैंने कहा यस यार, ये तो बहुत गलत बात है। इस हफ्ते से तो ये तो बहुत गलत बात है। इस हिसाब से तो एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, सुन देख, अभी मैक्सिमम जो यूपी बोर्ड के बच्चे जो है उनका फुल कंसंट्रेशन है बोर्ड की तरफ, आई नो, है ना। इस हफ्ते और अगले हफ्ते के बाद में रेगुलर आपके 5 to 6 डेज क्लासेस होंगे, रेगुलर, पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना कि मैं पूरा दिन पढ़ा दूं और बच्चे ही ना आए, फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक ये वाला हफ्ता, एक नेक्स्ट वीक, उसके बाद में फिर रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी। डन? नहीं, जैसी पेड़ों में क्यूटिकल होती है वैसी होती है? नहीं, आर्द्रता होती है, नमी होती है गैसों के आदान प्रदान के लिए। सर 700 पार होंगे, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
रैंकर्स बैच हम लोगों ने बना दिया है, उस बैच में क्लासेस हो रही हैं, फिजिक्स की क्लासेस हो रही हैं, बायो की भी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। कुछ बच्चों को हमने दिया था वो रैंकर्स बैच, अभी वापस से फिर टेस्ट होएगा, जरूर उस टेस्ट को दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे ईमानदार बच्चे, ऐसा नहीं कि यहां पर पढ़ लिया और फिर गुणगान कहीं और का करेंगे, ऐसा नहीं। पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप पढ़ेंगे, आइए पढ़िए, मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे और रैंक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को हम मिलेंगे और ये भाई साहब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 2 से 2.5 से 3 4 जितने भी घंटे की क्लास होगी सैटरडे को, इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइक करते हुए चले जाइएगा, अगर नहीं किया है तो लाइक बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, आज मैंने देखो नहीं बोला ना आपसे लाइक के लिए, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन किस पे था, पढ़ाने पर था। है तो प्लीज जाते जाते लाइक का बटन ठोक दीजिएगा और इस टेलीग्राम के चैनल पर आकर जुड़ जाइएगा, यहां पर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। चलो जी सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे? अभी तो यही कंप्लीट करना है गुरु, अभी कंप्लीट कहां हुआ है। प्रोमोड्रो टेक्निक, भाई साहब हम इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, प्रोमोड्रो टेक्निक और ये टेक्निक से पढ़ना चाहिए, हमको आइडिया नहीं है। सिंपल पढ़ाना आता है और आप भी पढ़ना सीख लीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।